हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम आयुष है और मैं आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स 4 पढ़ा रहा हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करी, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पे हमने देखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना सीखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और उसका फॉर्मेशन करना सीखा और उसके टाइप्स पढ़े। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम अपने यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लैग्रांजे मेथड। और ये AK2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से हर साल 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लैग्रांजे मेथड होता क्या है? लैग्रांजे मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। लैग्रांजे मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? लैग्रांजे मेथड को हम फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, और जो लीनियर हो और किस फॉर्म में हो, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R, वेयर यहाँ स्मॉल p क्या है हमारा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, और q क्या है हमारा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव के y के रेस्पेक्ट। और कैपिटल P Q R यहाँ पे हमारे फंक्शंस हैं x y z के। तो हमारे लैग्रांजे मेथड को सोल्व करने के लिए स्टेप क्या क्या है? स्टेप 1, राइट द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। सबसे पहले आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है लैग्रांजे मेथड की। स्टेप 2 में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, dx अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। स्टेप 3 में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करनी है। उसके हमारे पास दो मेथड हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग तो हमारा इजी है, और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर थोड़ा कॉम्प्लेक्स। और ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद आपको दो इंडिपेंडेंट रिलेशन निकालने हैं, u और v, किसकी फॉर्म में, x y z की फॉर्म में, और उन्हें c1 और c2 लेट कर लेना। स्टेप 4 में आपको इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देना है, फाई u, v इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू फाई v और v इज इक्वल टू फाई u। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दो मेथड हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। मेथड ऑफ ग्रुपिंग में भी दो टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 1 और टाइप 2। तो हम टाइप 1 में देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व p प्लस 2q इज इक्वल टू z। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसे कंपैरिजन करेंगे लैग्रांजे मेथड के साथ। लैग्रांजे मेथड क्या है, p इंटू स्मॉल p प्लस q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू r। तो यहाँ से हम कैपिटल P और स्मॉल q की और r की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ स्मॉल p के साथ कोई कोफिशिएंट 1 है, तो p कैपिटल P की वैल्यू 1 हो गई। स्मॉल q के साथ 2 है, तो कैपिटल Q 2 हो गया, और z की जगह r है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने आपको बताई है, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। तो dx के नीचे हमारा कैपिटल P है, तो कैपिटल P की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है 1। dy अपॉन कैपिटल Q की वैल्यू हमारी 2 है, और dz अपॉन r की वैल्यू हमारी z है। इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेना है, और अब हमें करनी है इसमें ग्रुपिंग। तो हमें इसमें ग्रुपिंग कैसे करनी है, हमें कोई भी दो टर्म ले लेनी है। जैसे हमने टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया हमने, और फिर इसका इंटीग्रेट करा। देखिए जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने दो लिए, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा फर्स्ट क्या है, dx अपॉन 1, और सेकंड है dy अपॉन 2। तो आपको इसका बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट ऑन both sides, integration of dx is equal to integration of dy upon 2। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/2 हमारा इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारा dy, और x इज इक्वल टू 1/2, और dy का इंटीग्रेशन y। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू y। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में कांस्टेंट और ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ कांस्टेंट लिया c1, तो इसे सोल्व करा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू c1। हमें क्या करना है, c1 को अलग कर लेना है और बाकी सारे कांस्टेंट को एक तरफ। जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स में बताया था कि हमें c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने c1 की तो वैल्यू निकाल ली। अब हमें c2 की वैल्यू निकालने के लिए एक और ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो आपको अब दो फंक्शन और लेने हैं,
तो हमने यहाँ पर लिए टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट हमारा dx/1, आप फर्स्ट एंड सेकंड भी ले सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है, dx dz/z, dx का इंटीग्रेशन x, और जैसे कि आप जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z प्लस c2, और आपको c2 को एक साइड कर लेना है, बाकी सारा फंक्शन एक तरफ। तो ये हमारे पास c2 की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास c1 की वैल्यू आ गई। तो आपके पास c1 और c2 मिल गए, तो आप इसे जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए। 5c1, c2, c1 की वैल्यू हमारी ये रही और c2 की वैल्यू हमारी ये रही, = 0। यही इसका। अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे। सोल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन yzp माइनस xzq = xy। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसे कंपैरिजन करना है लैग्रांज इक्वेशन के साथ। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसे कंपैरिजन करेंगे हम लैग्रांज इक्वेशन के साथ। तो यहाँ से हम कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे और ग्रुपिंग करेंगे, एक बार c1 वैल्यू निकालने के लिए और एक बार c2 वैल्यू निकालने के लिए, और फिर इंटीग्रेट करके अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ हमारे कैपिटल P की वैल्यू yz है, Q की वैल्यू -xz है और R की वैल्यू xy है। तो अब हम इसे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करना है। तो कैपिटल P हमारा yz, कैपिटल Q हमारा -xz और R की वैल्यू हमारी xy। इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें से दो फंक्शन लेने हैं कोई भी। तो जैसे कि हमने लिया फर्स्ट एंड सेकंड लिया, तो इसका इंटीग्रेट, जहाँ z से z कैंसिल हो गया, फिर इसका इंटीग्रेट किया, यहाँ पे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करके यहाँ से हमने c1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर हमें कोई दो फंक्शन और लेने c2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने सेकंड और थर्ड लिया। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया dy/z dz/y। इसका इंटीग्रेशन किया बोथ साइड्स, और इंटीग्रेशन करके हमारे पास c2 की वैल्यू मिल गई, और इसे अपने जनरल सॉल्यूशन पुट कर देता है। 5c1 c2 = 0। तो आपको इस क्वेश्चन को करके देखना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, आपको इसको जरूर करना है, क्योंकि ये AKT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से हर साल 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम चलते हैं अपने मेथड ऑफ ग्रुपिंग के टाइप 2 पर। तो टाइप 2 में क्या है, तो टाइप 2 के क्वेश्चन में प्रोसेस तो वही है, लेकिन आप इसमें एक ग्रुपिंग तो कर लेंगे इजिली, लेकिन आपको दूसरी ग्रुपिंग करने में प्रॉब्लम होगी, इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, जो आप फर्स्ट ग्रुप में करेंगे, जो उसका आंसर होगा वो आपका सेकंड ग्रुप में यूज होकर सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व p + 3q = 5z + 10y - 3x। तो आपको सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लैग्रांज इक्वेशन से कंपेयर करना है, यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, उसके बाद कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पे मैंने कंपेरिजन करा, तो हमारे पास कैपिटल P की वैल्यू 1 आ गई, कैपिटल Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 5z + 10y - 3x। उसके बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारी, dx/p = dy/q = dz/r। यहाँ p q r की वैल्यू पुट करी। अब हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। अब जैसे कि देख सकते हैं आप, एक ग्रुपिंग तो कर सकते हैं आराम से फर्स्ट एंड सेकंड की। तो यहाँ पे हमने टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड को लिया, उसका इंटीग्रेशन किया बोथ साइड। इंटीग्रेशन करके हमें c1 की वैल्यू मिल गई। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है हमारा, dx/1, सेकंड है dy/3। इसका इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dy/3। dx का इंटीग्रेशन होता है हमारा x, 3 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/3 हमारा इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो x = 1/3 इंटू dy का इंटीग्रेशन y। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया c0। तो x =
y/3 प्लस सी नॉट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 सी नॉट। कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर देना है और बाकी पूरा फंक्शन एक तरफ। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू सी नॉट। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन की कंडीशन पता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन में जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसे हम एक ही कांस्टेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 3c0 को लिख देते हैं c1 और ब्रैकेट में करके लिख देंगे वेयर 3c0 इज इक्वल टू c1। अब आप इसमें देख सकते हैं एक ग्रुपिंग तो इजीली हो गई, लेकिन आप सेकंड ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप सेकंड और थर्ड भी लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो आपको उसमें क्या करना है, जो आपके ग्रुपिंग 1 का आंसर है उसका यूज़ हमें करना है ग्रुपिंग 2 के लिए। तो ग्रुपिंग 2 में जैसे आपको दिख रहा है कि y माइनस 3x, तो हमें यहाँ y माइनस 3x बनाना है। तो यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया y माइनस 3x इज इक्वल टू c1। तो हम y माइनस 3x की जगह यहाँ पर c1 लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अब हमने टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड लिया, फर्स्ट एंड थर्ड लेने के बाद यहाँ हमने y माइनस 3x की जगह c1 पुट कर दिया, और c1 पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। dx इज इक्वल टू dz अपॉन तो आपको इसमें क्या करना है, इस पूरी टर्म को आपको पुट कर लेना है t। लेट z का डिफरेंशिएशन dz प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ से हम dz की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे dt बाई 5 और इसे पुट कर देंगे यहाँ पर। 5 हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारा dt अपॉन टी। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 1/5 और dt अपॉन टी का log t प्लस c आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू log t प्लस 5c। यहाँ 5 एलसीएम ले लिया और 5 को हम ले गए उधर, 5x इज इक्वल टू log t प्लस 5c। अब यहाँ पे हमें अपनी t की वैल्यू पुट कर देनी है। t की वैल्यू हमारी क्या थी, 5x इज इक्वल टू log t की वैल्यू थी हमारी 5z प्लस 10c1 प्लस 5c। और अब हमें यहाँ पे अपने कांस्टेंट वैल्यू यानी c1 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो c1 की वैल्यू क्या थी हमारी, 5x इज इक्वल टू log 5z प्लस 10। c1 की वैल्यू हमने फाइंड करी थी y माइनस 3x प्लस 5c। अब हमें 5c को एक साइड कर देना है और बाकी पूरे फंक्शन को एक तरफ। तो 5x माइनस ये इधर आ जाएगा log 5z प्लस 10 y माइनस 3x इज इक्वल टू 5c2। जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन में जितने भी फंक्शंस का, जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एक ही कांस्टेंट लिख देते हैं। तो हम 5c2 को लिख सकते हैं केवल c2। तो 5x माइनस log 5z प्लस 10 y माइनस 3x इज इक्वल टू c2। और यहाँ हमारा c2 क्या है, 5c
5c। तो हमें C1 और C2 की वैल्यू मिल गई। अब हम इसे अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। 5c1, C2 इक्वल टू 0। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, तो आपको इसको करना है। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। तो अब हम चलते हैं अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है हमारा मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। ये हमारा मेथड ऑफ ग्रुपिंग से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसे सोल्व करने के क्या क्या स्टेप है। स्टेप 1 तो हमारा वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना है और फिर पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। फिर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, dx अपॉन पी इजिकल टू dy अपॉन क्यू इजिकल टू dz अपॉन आर। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें मल्टीप्लायर सोचने होंगे LMN, क्योंकि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के क्वेश्चन ग्रुपिंग से नहीं होंगे तो हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको इसमें कोई मल्टीप्लायर लेट करने होंगे LMN, और ईच फ्रैक्शन का फॉर्मूला है हमारा LDX प्लस MDY प्लस NDZ अपॉन LP प्लस MQ प्लस NR। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया, जो आपने मल्टीप्लायर लेट करे थे उसके मल्टीप्लाई L की मल्टीप्लाई DX के साथ प्लस M की मल्टीप्लाई DY के साथ प्लस N की मल्टीप्लाई DZ के साथ, और तीनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देना है। और अब डिनोमिनेटर में L की मल्टीप्लाई P के साथ, M की मल्टीप्लाई Q के साथ और N की मल्टीप्लाई R के साथ, उसे लिख देना डिनोमिनेटर में। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ईच फ्रैक्शन। अब ईच फ्रैक्शन क्या है, ईच फ्रैक्शन हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ही है, तो ये इसी के इक्वल है। अब आपको सोचना है कि हम मल्टीप्लायर कैसे ले, तो सेलेक्ट द मल्टीप्लायर इन दिस वे। आपको मल्टीप्लायर इस वे में सोचने हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारा एडिशन करके, मतलब मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमने मल्टीप्लायर सोचे हैं उनका एडिशन करके तो हमारा जीरो बन जाए। जीरो बनाने से क्या बेनिफिट होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमारे डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो जैसा कि हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू माइनस जेड एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमने पी क्यू आर फाइंड कर लिए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारा, हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारी, dx अपॉन पी इजिकल टू dy अपॉन क्यू इजिकल टू dz अपॉन आर। यहाँ हमें पी क्यू आर की वैल्यू रख देनी है और इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड मानना है। तो सबसे पहले हमें कोशिश तो ग्रुपिंग की करनी है, तो हम देख सकते हैं सेकंड और थर्ड में ग्रुपिंग इजिली हो सकती है। तो यहाँ हम ग्रुपिंग करेंगे पहले। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे ग्रुपिंग भी लग रही है और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर भी लग रहा है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको दोनों कांस्टेंट फायर करने के लिए आपको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने सेकंड और थर्ड लिया। सेकंड थर्ड लेके एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन जेड, और आपको उसका इंटीग्रेशन कर देना है बोथ साइड। और जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन करके यदि सभी टर्म में लॉग हैं तो कॉन्स्टेंट भी लॉग में लेते हैं। तो log c1 log y माइनस log z इधर आ गया, तो यहाँ प्रॉपर्टी लग गई log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n इजिकल टू log c1। log से log कैंसिल हो गया तो y अपॉन z इजिकल टू c1 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास c1 की वैल्यू मिल गई है। अब आप c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप देख सकते हैं इसमें कोई ग्रुपिंग और नहीं हो सकती, ना ही ग्रुपिंग फर्स्ट और सेकंड की हो सकती, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की ग्रुपिंग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम मेथड यूज करेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में आपको मैंने बताया था कि आपको मल्टीप्लायर सेलेक्ट करने हैं, मतलब मल्टीप्लायर सोचने हैं कि हमारा न्यूमरेटर पार्ट जीरो बन जाए। तो हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा न्यूमरेटर पार्ट जीरो बन जाए। हमें कोशिश ये करनी है कि dx के नीचे x की मल्टीप्लाई करें, dy के नीचे y की और dz के नीचे x z की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ हम y की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। और इसमें हम z की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस एक्स जेड स्क्वायर। माइनस एक्स जेड स्क्वायर और प्लस एक्स जेड स्क्वायर ये हमारा कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। तो हमारे मल्टीप्लायर क्या आ गए, एक्स वाई जेड हमारा मल्टीप्लायर आ गया। इस फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक्स की मल्टीप्लाई डी एक्स के साथ हमारा फर्स्ट मल्टीप्लायर एक्स है, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और तीनों का ऐड कर देना है। और डिनोमिनेटर में लिखना है मैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स की, इसमें वाई की, इसमें जेड की, और इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो इन तीनों को ऐड करके हमारा कैंसिल हो गए।
तो हमारा डिनोमीटर में आ गया 0, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो हमारे पास डिनोमीटर पार्ट बन गया 0। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड x dx प्लस y dy प्लस z dz। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स। x का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा, x स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता है c। इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे, टू के मल्टीप्लाई सी के साथ कर देंगे। और जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन में जितने भी कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एक कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। तो 2c को हम यहाँ लिख सकते हैं c2, क्योंकि c1 तो हमने पहले मान लिया ये रहा। और यहाँ लिख देंगे कि 2c हमारा c2 के इक्वल है। और फिर हम इसे अपने जनरल सॉल्यूशन पुट कर देंगे 5c1, c2 इक्वल टू 0। यही इसका फाइनल आंसर है। तो अब मैंने इसका सेकंड एग्जांपल लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जैसे कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमारी कोई ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, उसमें हमारा एक कॉन्स्टेंट तो ग्रुपिंग से निकल रहा था और एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लायर की हेल्प से निकल रहा था। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में दोनों ही कॉन्स्टेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लायर यूज करना होगा। तो हम अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लायर लें कि हमारा डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 0 बन जाए। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, आप इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो हमारा जो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस वाई से, प्लस वाई माइनस वाई से, प्लस जेड माइनस जेड से और प्लस एक्स माइनस एक्स से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और हमारा 0 बन जाएगा। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन, मतलब 1 के मल्टीप्लाई करके लिख दिया इन सभी में और सबको ऐड कर देना है। तो सब ऐड होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ईच फ्रैक्शन में 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसे इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड। तो हमारी c1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें ऐसे सेकंड मल्टीप्लाई लेने c2 फाइंड करने के लिए। अब हमने 1 1 1 तो ले लिए, अब हम 1 1 1 दोबारा नहीं लेंगे। अब हमें ऐसे दूसरे मल्टीप्लायर सोच रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर पार्ट 0 बन जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर y की, यहाँ पर z की। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यदि हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ये बन जाएगा हमारा y की मल्टीप्लाई करके वाई जेड माइनस एक्स वाई। ये बन जाएगा हमारा z की मल्टीप्लाई करके एक्स जेड माइनस वाई जेड। और तीनों को ऐड करके डिनोमिनेटर पार्ट में लिख देंगे, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट 0 बन जाएगा और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हमारा 0 आ जाएगा। और इसे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड इंडिकेट करके हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी और इसे अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे 5c1, c2 इक्वल टू 0। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर मैंने इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है, आपको उसका जरूर सॉल्व करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है 4 पिथ मेथड। Thank you.